शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक घने और अनजान जंगल के बीचों बीच एक आधुनिक लेकिन वीरान कांच और कंक्रीट का बंगला खड़ा था। इस बंगले का कोई पुराना इतिहास नहीं था। इसे बस कुछ ही साल पहले एक सनकी बिल्डर ने बनवाया था और फिर बिना किसी कारण के अधूरा छोड़कर भाग गया था। आर्यन एक प्रैक्टिकल आर्किटेक्ट, कबीर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और समीर एक सस्पेंस राइटर ने अपना वीकेंड बिताने और अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इस जगह को चुना था। बारिश इतनी तेज थी कि कार के वाइपर भी जवाब दे रहे थे। आर्यन कार चला रहा था, कबीर अपने कैमरा किट साफ कर रहा था और समीर बाहर के घने अंधेरे को देख रहा था। आर्यन, तू पक्का है ना कि यही रास्ता है? जीपीएस ने तो आधे घंटे पहले ही काम करना बंद कर दिया है। हाँ भाई, मुझे बिल्डर ने यही लोकेशन दी थी। वो देख, आगे एक लोहे का गेट दिख रहा है, हम पहुंच गए। कार एक विशाल काले रंग के लोहे के गेट के सामने रुकी। वहां एक छोटे से टेन के केबिन में केयरटेकर रघु था। आर्यन ने कार का शीशा नीचे किया। हम लोग शहर से आए हैं, बिल्डर साहब ने बात की होगी। रघु कार के पास आया, उसकी आंखें लाल थी। चाबियां ये रही, अंदर सब कुछ चालू है, जनरेटर में डीजल भी फुल है। रघु अपनी छतरी लेकर बारिश में पीछे की तरफ गायब हो गया। आर्यन ने कार आगे बढ़ाई और वे बंगले में आ गए। बंगला अंदर से बहुत ही आलीशान था। एक बहुत बड़ा लिविंग रूम जिसकी एक पूरी दीवार कांच की थी, जहां से बाहर का घना जंगल एकदम साफ दिखता था। यार, जगह तो बहुत शानदार है, लेकिन बहुत ठंडी भी है भाई। मैं तब तक कुछ तस्वीरें खींच लेता हूँ, लाइटिंग बहुत ही ड्रामेटिक है। कबीर ने अपना कैमरा निकाला और घर के अलग अलग कोनों की तस्वीरें लेने लगा। कबीर कांच की उस बड़ी दीवार के पास गया और बाहर अंधेरे जंगल की तरफ फोकस करके फ्लैश के साथ तस्वीरें खींचने लगा। अचानक कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरे की स्क्रीन पर खींची गई आखिरी तस्वीर को जूम किया। तस्वीर में कांच पर कबीर का अक्स दिख रहा था, लेकिन कबीर के ठीक पीछे बाहर के अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बेहद डरावना और कम से कम 8 फीट लंबा था। उसने एक गंदा सा फटा हुआ लंबा कोट पहना हुआ था। आर्यन, समीर, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ कबीर? कबीर ने बिना कुछ बोले कैमरे की स्क्रीन उनकी तरफ कर दी। आर्यन ने ध्यान से देखा। समीर की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कौन है बाहर? शायद कोई पेड़ की परछाई है या शीशे पर बारिश के पानी का कोई रिफ्लेक्शन। यार, बाहर इतनी बारिश में कौन खड़ा होगा? तू फालतू में डर रहा है कबीर, तू पागल है आर्यन। ये कोई परछाई नहीं है, ये एक आदमी है। अच्छा शांत हो जा, मैं जाकर बाहर चेक करता हूँ। अरे पागल मत बन आर्यन, बाहर मत जा। तीनों दोस्त अपनी जगह पर उछल पड़े, जैसे कोई बहुत भारी भरकम आदमी छत पर कूद गया हो। भारी कदमों की आवाज छत से होते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। कोई बहुत ही भारी जूतों के साथ धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। आर्यन ने अपनी जेब से फोन निकाला। नेटवर्क नहीं है। कबीर, जनरेटर रूम कहाँ है? वो तो बेसमेंट में है, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा। कबीर, हमें कुछ तो करना होगा। तभी बिजली गुल हो गई। पूरा बंगला एक घने और भयानक अंधेरे में डूब गया। केवल बाहर चमकने वाली बिजली की रोशनी से कमरे में खौफनाक परछाइयां बन रही थी। तीनों दोस्तों ने अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। कबीर, तू समीर के साथ यहीं रह, मैं बेसमेंट में जाकर जनरेटर ऑन करता हूँ। मैं अकेला नहीं रहूंगा। अच्छा ठीक है, हम तीनों साथ चलते हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे के पीछे पीछे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। बेसमेंट की सीढ़ियां बहुत ही संकरी थी। बेसमेंट में पहुंचकर उन्होंने देखा कि जनरेटर बंद पड़ा है। आर्यन जनरेटर के पास गया और उसे चालू करने के लिए उसकी रस्सी खींचने लगा। तभी समीर को अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कोई उसके कान के बहुत ही करीब था। समीर, पीछे मुड़कर देख। समीर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था।
उसने धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी अपने पीछे घुमाई। टॉर्च की रोशनी गंदे कीचड़ से सने हुए भारी जूतों पर पड़ी। रोशनी धीरे धीरे ऊपर गई। लंबे फटे हुए कपड़े, एक बहुत ही चौड़ा सीना, और फिर रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो कोई इंसान नहीं था। उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से विकृत था। उसका जबड़ा लटका हुआ था। वो 8 फुट का एक खौफनाक दानव था। कबीर ने पलट कर देखा। उस खौफनाक आदमी को देखकर कबीर के हाथ से फोन छूट कर गिर गया और टॉर्च बंद हो गई। बेसमेंट में फिर से खूब अंधेरा छा गया। अंधेरे में उस भारी शैतानी आवाज ने कहा, कबीर, मुझे बचा ले कबीर। तीनों दोस्त अंधेरे में एक दूसरे को धकेलते हुए सीढ़ियों की तरफ भागे। कबीर सबसे आगे था, उसके पीछे समीर और सबसे पीछे आर्यन। सीढ़ियां चढ़ते वक्त आर्यन को महसूस हुआ कि एक बहुत ही बड़ा हाथ उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने लोहे की रॉड को पूरी ताकत से अंधेरे में घुमाया। रॉड किसी बहुत ही कठोर चीज से टकराई और एक भयानक चीख गूंज उठी। तीनों दोस्त भागकर वापस लिविंग रूम में आ गए और उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। कबीर फर्श पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वो हमें मार डालेगा आर्यन। वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। आर्यन ने बेसमेंट के दरवाजे के आगे एक भारी सोफा खिसका दिया। बेसमेंट के दरवाजे पर अंदर से इतनी जोर से मुक्के पड़ने लगे कि पूरा दरवाजा कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो लकड़ी का दरवाजा अभी टूट जाएगा। तीनों दोस्त पीछे हटकर कांच की उस बड़ी दीवार के पास चले गए। अचानक दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर बरस रही बारिश की आवाज आ रही थी। क्या वो चला गया? कबीर ने धीरे से पूछा। तभी उनके पीछे कांच की दीवार के बाहर से आवाज आई। तीनों ने पलट कर देखा। वो 8 फुट का लंबा शैतान कांच के ठीक उस पार खड़ा था। बारिश उसके फटे हुए कोट पर गिर रही थी। उसने अपना बड़ा सड़ा हुआ हाथ कांच पर रखा। वो अपना चेहरा कांच के बिल्कुल करीब लाया। अब मैं अंदर आ रहा हूँ। हमें कार तक पहुंचना होगा। यही एक रास्ता है। तू पागल है क्या? वो बाहर खड़ा है। वो कांच नहीं तोड़ पा रहा है। अगर हम मुख्य दरवाजे से निकलकर सीधा कार में बैठ जाएं, तो हम बच सकते हैं। मेरी कार का इंजन बहुत पावरफुल है। मैं उसे कुचल दूंगा। अरे यही बैठे रहे तो वैसे भी मर ही जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा तुम्हें अपनी पूरी ताकत से कार की तरफ भागना है। ठीक है? दोस्त मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। आर्यन ने दरवाजा खोला और तीनों बाहर की तरफ भागे। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने रिमोट से कार अनलॉक की। कबीर और समीर पीछे की सीट पर बैठ गए। आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने इंजन स्टार्ट किया। आर्यन ने हेडलाइट्स ऑन की। जैसे ही हेडलाइट्स ऑन हुई, सामने का नजारा देखकर आर्यन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। कार के ठीक सामने रोशनी के बिल्कुल बीचों बीच वो लंबा शैतान खड़ा था। उसने अपना एक हाथ आगे की तरफ उठाया हुआ था। चढ़ा दे आर्यन, उसके ऊपर कार चढ़ा दे। आर्यन ने एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। कार एक झटके में आगे बढ़ी और उस शैतान से टकराई। लेकिन कार उसे कुचलने के बजाय ऐसे रुक गई जैसे किसी पत्थर की चट्टान से टकरा गई हो। कार का बोनट पिचक गया और इंजन से धुआं निकलने लगा। वो लंबा आदमी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। उसने अपने दोनों विशाल हाथ कार के बोनट पर रखे और अपना चेहरा सामने वाले शीशे के करीब लाया। उसने अपना विशाल जबड़ा खोला। रिवर्स कर आर्यन, रिवर्स कर। आर्यन ने जल्दी से गियर बदला और कार को पूरी स्पीड में पीछे की तरफ दौड़ाया। वो शैतान धीरे धीरे चलता हुआ उनके पीछे आने लगा। आर्यन ने कार को मोड़ा और गेट की तरफ भगाया। गेट खुला हुआ था। रघु का टिन का केबिन खाली पड़ा था। आर्यन ने बिना स्पीड कम किए कार को गेट के बाहर निकाल दिया
और जंगल के उस कच्चे रास्ते पर दौड़ाने लगा। तीनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। किसी ने भी अगले 10 मिनट तक एक शब्द भी नहीं कहा। बस कार के वाइपर की आवाज आ रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बारिश थी। मुझे लगा था आज हम नहीं बचेंगे। वो इंसान नहीं था आर्यन, वो साक्षात मौत था। आर्यन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी आंखें सड़क पर गड़ी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था और वो कांप रहा था। आर्यन, तू ठीक तो है ना? तूने हमें बचा लिया भाई। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। हम बच गए भाई। आर्यन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और समीर और कबीर की तरफ देखा। कार के अंदर का माहौल अचानक खौफनाक हो गया। आर्यन का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उनमें सफेद हिस्सा बचा ही नहीं था। उसके चेहरे की नसें काली पड़ गई थी और उसका जबड़ा अजीब तरीके से नीचे की तरफ लटक गया था। आर्यन के चेहरे ने कबीर और समीर को देखा। तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं। समीर ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे लॉक हो चुके थे। शैतान ने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया। उसने अपने दोनों हाथों से कबीर और समीर की गर्दन पकड़ ली। उसके हाथों में इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकत आ गई थी। कार अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना ड्राइवर के उस घने काले जंगल के अंधेरे में दौड़ रही थी और अंदर से केवल कबीर और समीर की खौफनाक चीखें आ रही थी, जो कुछ ही सेकंड बाद हमेशा के लिए शांत हो गई। कार एक गहरी खाई में जा गिरी। अगले दिन सुबह पुलिस को जंगल में एक टूटी हुई कार मिली, लेकिन उस कार में न तो आर्यन था, न कबीर और न ही समीर। जंगल फिर से शांत हो गया था। अगली रात किसी और शिकार का इंतजार करने के लिए